नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुल्क की परतों को खोलने जा रहे हैं जो अक्सर खबरों से थोड़ा कटा हुआ सा लगता है, हम्म। लेकिन जिसकी कहानी आप देखें तो बेहद पेचीदा और दिलचस्प है। मध्य एशिया में बसा तुर्कमेनिस्तान। जी बिल्कुल। काफी रहस्यमय सा देश माना जाता है इसे कई बार। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो एक काफी कह सकते हैं विस्तृत ब्यौरा है। इसमें तुर्कमेनिस्तान के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और जो मौजूदा हालात हैं उनका जिक्र है। हम्म। तो आज का मकसद है इस अनोखे मतलब चारों तरफ जमीन से घिरे देश को समझना। हाँ, लैंडलॉक जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ये अपने विशाल रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, गैस के अकूत भंडारों के लिए और एक बहुत ही खास किस्म के राजनीतिक माहौल के लिए। चलिए देखते हैं कि इस जानकारी के आईने में क्या नजर आता है। जरूर। सच कहूं तो इसके बारे में सोचते ही पहली छवि या तो एक बंद दरवाजे की आती है या फिर वो अजीबो-गरीब नर्क का द्वार। हाँ, वो गैस क्रेटर। वही, ये विरोधाभास ही इसे इतना उत्सुकता जगाने वाला बनाते हैं। तो इन्हीं पहलुओं को कुरेदने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों से। तुर्कमेनिस्तान, जैसा हमने कहा, एक स्थल रुद्ध देश है। जी। यानी इसकी कोई सीमा सीधे समुद्र से नहीं मिलती, सिवाय कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के। हाँ, और वो भी खुद एक बंद सागर। सही कहा। राजधानी है अशगाबाद। सरकारी जबान तुर्कमेन है, पर रूसी भी काफी चलती है वहाँ। हाँ, रूसी का प्रभाव काफी रहा है सोवियत काल से, तो वो अभी भी चलन में है। अच्छा, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तानी मनात। अगर हम नक्शे पर देखें तो उत्तर में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, दक्षिण में ईरान और अफगानिस्तान। ये पड़ोसी ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये पड़ोसी की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, देश का लगभग 70 से 80% हिस्सा विशाल काराकुम रेगिस्तान है। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा हिस्सा है। स्थल रुद्ध होना सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी विदेश नीति हाँ। और दुनिया से उसके जुड़ाव को गहराई से प्रभावित करता है। कैस्पियन सागर तक पहुंच तो है, लेकिन वो भी 5 देशों के बीच बटा हुआ है, जिसके हाँ। अपने विवाद हैं। अच्छा। और जैसा आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, ईरान और अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्र हैं जहां अस्थिरता रही है, हाँ, ये तो है। जो तुर्कमेनिस्तान की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए हमेशा एक अहम कारक रहा है। और वो काराकुम रेगिस्तान, ये सिर्फ खाली जमीन नहीं है। ये मौसम तय करता है, पानी की किल्लत पैदा करता है, लोगों के रहने सहने के ढंग को सीमित करता है और शायद देश के अलग थलग होने के एहसास को और गहरा भी करता है। ये तो है। इतिहास की बात करें तो ये जमीन बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले यहाँ सभ्यताएं थीं। जी। बाद में ये फारसी, सेल्जुक तुर्क, मंगोल और फिर तैमूरी साम्राज्यों का हिस्सा रहा। सिल्क रोड का एक अहम पड़ाव भी था ये इलाका। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर आया रूसी साम्राज्य का दौर और उसके बाद लगभग 70 साल सोवियत संघ के। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ टूटा और तुर्कमेनिस्तान एक आजाद मुल्क बना। हम्म। इतने सारे साम्राज्यों और प्रभावों के बाद अपनी एक अलग नई पहचान गढ़ना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। यकीनन। और ये ऐतिहासिक परतें आज भी तुर्कमेनिस्तान की पहचान का हिस्सा हैं। इस्लाम, जो सेल्जुक और बाद के साम्राज्यों के साथ आया, वो संस्कृति का अहम हिस्सा है। हाँ। सदियों पुरानी कबायली और मध्य एशियाई परंपराएं भी जिंदा हैं। और फिर है सोवियत विरासत, वो तो होगी ही। जिसने आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण तो दिया, लेकिन साथ ही एक केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचा और रूसी भाषा का प्रभाव भी छोड़ा। सही। 1991 के बाद की चुनौती यही थी कि इन सब धागों को मिलाकर एक तुर्कमेन पहचान कैसे बुनी जाए, खासकर जब उससे पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उसका अनुभव बहुत सीमित था। कई पूर्व सोवियत गणराज्यों ने अलग अलग रास्ते चुने और तुर्कमेनिस्तान का रास्ता दुनिया के सबसे अनूठे रास्तों में से एक साबित हुआ। और यहीं से बात राजनीति पर आती है। जानकारी बताती है कि यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। जी। और आजादी के बाद कई सालों तक देश पर सपार मुराद नियाज़ोव का शासन रहा। हाँ, तुर्कमेनाबाशी, जिन्हें तुर्कमेनाबाशी यानी सभी तुर्कमेनों के नेता की उपाधि दी गई थी। ये भी कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा बंद और नियंत्रित देशों में से एक है। बंद और नियंत्रित, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं। इसका असल मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? देखिए, ये शब्द असल में रोजमर्रा की जिंदगी और देश के कामकाज पर गहरा असर डालते हैं। बंद और नियंत्रित का मतलब है सूचना के प्रवाह पर सख्त सरकारी पहरा। अच्छा। मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, टीवी हो या इंटरनेट, वो सरकार के नियंत्रण में होता है। पूरी तरह? काफी हद तक।
हाँ, बाहरी दुनिया की खबरें छन कर अंदर आती हैं और अंदर की बातें मुश्किल से बाहर जाती हैं। राजनीतिक विरोध की गुंजाइश 9 के बराबर होती है ओ, और मानवाधिकारों की स्थिति पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चिंता जताती हैं। नागरिकों के लिए अपनी राय खुलकर जाहिर करना या सरकार की आलोचना करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसे समझने का एक और पहलू ये है कि ये स्थिति देश के पास मौजूद विशाल प्राकृतिक दौलत के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये विरोधाभास तो बहुत बड़ा है। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि जहाँ इतनी दौलत हो वहाँ दुनिया से ज्यादा जुड़ाव होगा, ज्यादा खुलापन होगा। सही। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लाता है। जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से प्राकृतिक गैस और कुछ हद तक तेल पर टिकी है। अच्छा, मतलब मेन सोर्स वही है। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से कुछ यही है। कपास की खेती भी होती है, जो सोवियत जमाने की विरासत है। लेकिन ये अत्यधिक निर्भरता ही एक तरह की कमजोरी बन जाती है। मतलब सारी उम्मीदें बस गैस और तेल के भाव पर टिके रहती हैं। काफी हद तक। और स्रोत ये भी कह रहे थे कि इतनी दौलत के बावजूद आम लोगों की जिंदगी बहुत शानदार नहीं बल्कि औसत है। ये कैसे मुमकिन है? ये वही स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री अक्सर संसाधन श्राप या रिसोर्स कर्स कहते हैं। रिसोर्स कर्स? हाँ, सुना है। जब किसी देश की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ प्राकृतिक संसाधन बेचने से आता है तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली, अर्थव्यवस्था में विविधता नहीं आ पाती। अच्छा। दूसरे उद्योग जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर पिछड़ जाते हैं क्योंकि सारा ध्यान और निवेश संसाधन निकालने और बेचने पर होता है। दूसरी, इन संसाधनों से होने वाली आमदनी अक्सर कुछ ही हाथों में सिमट जाती है या बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में लग जाती है और आम लोगों तक उसका फायदा पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। ओह, तो ये बात है। तीसरी, पूरी अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में गैस या तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत में आर्थिक विविधता की कमी का जिक्र एक बड़ी चुनौती के तौर पर किया गया है और ये इसी संसाधन श्राप का नतीजा हो सकता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक नियंत्रण का माहौल भी आर्थिक सुधारों और विविधता लाने में एक बाधा बनता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जमीन के नीचे इतनी दौलत होते हुए भी ऊपर इतनी चुनौतियां हैं। खैर, चलिए अब जरा संस्कृति की बात करते हैं। हाँ। बताया गया है कि तुर्कमेन संस्कृति में इस्लाम, पुरानी मध्य एशियाई परंपराएं और सोवियत दौर के असर का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। जी। और दो चीजें तो दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तो हाथ से बुने हुए तुर्कमेन कालीन, बिल्कुल। और दूसरे अहाल तेके नस्ल के घोड़े। हाँ, और ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान की पहचान के प्रतीक हैं। तुर्कमेन कालीन अपनी जटिल डिजाइन, गहरे रंगों, खासकर लाल रंग के विभिन्न शेड्स। अच्छा, लाल रंग ज्यादा होता है। हाँ, लाल रंग प्रमुख होता है और बुनने की खास तकनीक के लिए जाने जाते हैं। हर कबीले की अपनी खास डिजाइन होती थी जो उनकी पहचान बताती थी। ये सिर्फ फर्श पे बिछाने की चीज नहीं, ये कला है, इतिहास है। कमाल है। और अखाल तेके घोड़े, उन्हें उनकी सुनहरी चमक, अद्भुत सहनशक्ति और रफ्तार के लिए स्वर्गीय घोड़े भी कहा जाता है। वाह, स्वर्गीय घोड़े। जी, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इनकी नस्ल को बहुत सहेज कर रखा जाता है। इनके अलावा पारंपरिक संगीत, जिसमें दुतार जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। दुतार, ये क्या होता है? ये 2 तार वाला एक वाद्य यंत्र है, मध्य एशिया में काफी लोकप्रिय है। अच्छा। और पारंपरिक पोशाकें, खासकर महिलाओं की कढ़ाई वाली लंबी पोशाकें और पुरुषों की बड़ी भेड़ की खाल की टोपी तिलपक, ये सब मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं। ये सुनकर तो लगता है कि परंपराओं को बहुत अहमियत दी जाती है। सोवियत असर के बावजूद ये सब बचा रह गया। काफी हद तक। देखिए, सोवियत दौर में राष्ट्रवाद और धार्मिक रिवाजों को दबाने की कोशिश हुई। हाँ, वो तो हुआ ही होगा। लेकिन पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर कई परंपराएं चलती रहीं। आजादी के बाद राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए इन पारंपरिक तत्वों को और उभारा गया है। अच्छा। ये एक तरह का संतुलन है, आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाना, लेकिन अपनी जड़ों को भी थामे रखना। और घूमने फिरने के शौकीनों के लिए भी यहाँ कुछ गजब की जगहें हैं, जैसे राजधानी अशगाबाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा सफेद संगमरमर वाला शहर है। हाँ, बिल्कुल। सारी इमारतें सफेद संगमरमर की है ना। अशगाबाद की वास्तुकला वाकई देखने लायक है। आजादी के बाद इसे भव्य बनाने पर बहुत जोर दिया गया। इसमें बड़े बड़े स्मारक, फव्वारे और सोने की परत चढ़ी मूर्तियां शामिल हैं। सोने की परत? जी, ये एक तरह से दुनिया को तुर्कमेनिस्तान की समृद्धि और आधुनिकता दिखाने का प्रयास है, भले ही वो छवि जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल ना खाती हो।
और फिर वो नरक का ग्वार, दरवाजा, गैस क्रेटर, हाँ, दरवाजा। रेगिस्तान के बीच में एक विशाल गड्ढा जो 1971 से लगातार जल रहा है। ये सुनने में कितना अविश्वसनीय लगता है। है ना? वो तो एक कह सकते हैं औद्योगिक दुर्घटना का नतीजा था। अच्छा, ये बना कैसे? 1971 में गैस ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंस गई और मीथेन गैस निकलने लगी। ओह, वैज्ञानिकों ने सोचा कि आग लगा देंगे तो गैस जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आग आज तक जल रही है। 50 साल से ज्यादा हो गए। 50 साल से? कमाल है। अब ये एक अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जाहिर है। और स्रोत में कुनिया, उर्गेंच और मर्व जैसे प्राचीन शहरों का भी जिक्र है। हाँ, ये दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और सिल्क रोड के जमाने की याद दिलाते हैं। मर्व तो कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। सच में? हाँ, विज्ञान और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। कुनिया और गेंच भी ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी रही है। यहाँ के पुराने मीनारे, मकबरे और खंडहर उस गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। जब ये इलाका व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का चौराहा हुआ करता था, ये जगह तुर्कमेनिस्तान के गहरे ऐतिहासिक जड़ों का सबूत हैं। और कपेटदग पर्वत श्रृंखला का भी जिक्र था? जी, कपेटदग पर्वत श्रृंखला जो ईरान के साथ सीमा बनाती है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। तो इतने सारे आकर्षण हैं, ऐतिहासिक भी और प्राकृतिक भी, और कुछ तो बिल्कुल अनोखे। लेकिन क्या यहाँ जाना और घूमना आसान है? मतलब ये देखते हुए कि देश को बंद कहा जाता है। यही एक और विरोधाभास है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें तो हैं, हाँ, लेकिन वीजा मिलना और स्वतंत्र रूप से घूमना अब भी कई यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छा, मतलब गाइड वगैरह लेना पड़ता है? हाँ, अक्सर पर्यटकों को सरकारी गाइड के साथ ही घूमने की इजाजत होती है। तो हाँ, अद्भुत जगह हैं, लेकिन उन तक पहुंचना और उन्हें अपने मर्जी से एक्सप्लोर करना शायद उतना आसान नहीं जितना दूसरी जगहों पर होता है। समझ गई। अब बात करते हैं भारत के साथ तुर्कमेनिस्तान के रिश्तों की। स्रोत बताता है कि ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध है। जी। और एक नाम बार बार आता है, टीपीआई पाइपलाइन। हाँ, टीपीआई यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन परियोजना। ये क्या है असल में? ये कागज पर तो एक बहुत महत्वाकांक्षी और फायदेमंद योजना है। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान के विशाल गैस भंडारों से गैस निकालकर उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचाना। तो ये चारों देशों को जोड़ेगी? हाँ, इससे तुर्कमेनिस्तान को अपनी गैस बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को ऊर्जा मिलेगी। ये क्षेत्रीय सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन सुनने में ये रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरना। बिल्कुल, यही टीपीआई की सबसे बड़ी चुनौती है। जिन इलाकों से इसे गुजरना है, वहां सुरक्षा की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा सवालिया निशान रही है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा चारों देशों के बीच आपसी समन्वय और भारी निवेश की जरूरत है। इन वजहों से ये प्रोजेक्ट कई सालों से आगे बढ़ने में संघर्ष कर रहा है। हालांकि इसकी अहमियत पर सब सहमत हैं। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीति बड़ी आर्थिक परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है। सही बात है। और अंत में उन चुनौतियों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। सूचना की आज़ादी की कमी, राजनैतिक दमन, मानवाधिकारों के मुद्दे, इन पर तो हमने बात की जी। इसके अलावा आर्थिक विविधता की कमी और जलवायु से जुड़ी दिक्कतें, जैसे भयानक गर्मी और पानी की कमी। ये सभी चुनौतियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक नियंत्रण का माहौल अक्सर खुली बहस और नए विचारों को रोकता है, जो आर्थिक विविधता लाने के लिए जरूरी है। केवल गैस पर निर्भरता देश को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। और पानी की कमी। पानी की कमी, काराकुन रेगिस्तान और आमू दरिया नदी के पानी पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए ये तुर्कमेनिस्तान के लिए एक अस्तित्व का सवाल है। खासकर जब पड़ोसी देशों के साथ भी पानी के बंटवारे को लेकर तनाव रहता है। इन सब चुनौतियों का एक साथ सामना करना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर जब हम सारी जानकारी को एक साथ देखते हैं तो तुर्कमेनिस्तान एक पहेली जैसा लगता है, विरोधाभासों से भरा हुआ। बिल्कुल। एक तरफ सुनहरा अतीत और समृद्ध संस्कृति, दूसरी तरफ आज की बंदिशें। एक तरफ जमीन के नीचे बेशुमार दौलत, दूसरी तरफ औसत जीवन स्तर और आर्थिक चुनौतियां। शानदार नज़ारे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल। इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ शायद यही है कि तुर्कमेनिस्तान एक बेहद जटिल देश है, जिसे किसी एक खांचे में फिट करना नामुमकिन है।
इसकी अपनी अंदरूनी सच्चाइयां हैं जो बाहरी दुनिया से काफी अलग हो सकती हैं। हाँ, नियंत्रण जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंताएं जायज हैं, लेकिन साथ ही मध्य एशिया में इसकी रणनीतिक लोकेशन, खासकर इसके ऊर्जा संसाधन, इसे दुनिया के लिए अहम बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और आधुनिक राजनीतिक वास्तविकताएं एक अनूठे और अक्सर विरोधाभासी तरीके से आपस में गुंथी हुई हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने सुना, तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन वो काफी हद तक दुनिया से कटा हुआ है। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये देश भविष्य में ज्यादा खुलेपन की तरफ बढ़ता है, तो उसकी तरक्की का रास्ता कैसा हो सकता है, और कौन से अंदरूनी या बाहरी ताकतें इस बदलाव को मुमकिन या नामुमकिन बना सकती हैं। इस पर विचार कीजिएगा।